देखो चैप्टर नंबर कौन सा है? 8 है ना ये। चैप्टर 8 मोशन फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जितने भी आगे के चैप्टर हैं वो सारे के सारे इसी चैप्टर से कोरिलेटेड है, मतलब सभी के अंदर जो भी फॉर्मूले यूज होंगे, अगर आपको ये वाले चैप्टर क्लियर हो जाता है तो आगे के चैप्टर इजीली समझ में आने लगेंगे आपको, और नहीं होता तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो फिर मैं इसको धीरे धीरे कराऊंगा, इसलिए ठीक है, इसको धीरे धीरे कराऊंगा और समझते हुए करेंगे। जहां भी कोई भी डाउट होगा आप लोग पूछोगे मुझसे। देखो मोशन, कब हम लोग कहेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है? ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज said to be in motion if it changes its position with respect to an object at rest, with respect to an object at rest। मतलब एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, ठीक है, चेंज हो रही होती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑब्जेक्ट मोशन। जिससे मैं आऊं अभी, ठीक है, मेरे पीछे एक और ऑब्जेक्ट है, बोर्ड है ना, मैं अपनी पोजीशन को क्या कर रहा हूँ? चेंज कर रहा हूँ, लेकिन ऑब्जेक्ट की पीछे वाली पोजीशन क्या है? स्टेशनरी है। उसके उसके रिस्पेक्ट में तो आपको पता चल रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या नहीं कर रहा। तो जब मैं अपनी पोजीशन को चेंज करूंगा विद रिस्पेक्ट टू दिस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, देन इट विल बी सेड दैट आई एम इन मोशन। तब ये कहा जाएगा कि मैं क्या हूं? मोशन में। तो जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट एट रेस्ट के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कि उसके अंदर मोशन हुआ है। ठीक है, देखो और हम एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन with change in time, with change in time। An object is said to be in motion if it changes its position with change in time। जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, तो ये कहा जाएगा कि ऑब्जेक्ट क्या है? मोशन में। ठीक है, अच्छा देखो, ये राम का घर है और ये राम का स्कूल है। ठीक है, ये राम का घर है और ये राम का स्कूल है। तो राम अपने घर से स्कूल कुछ इस प्रकार से जाता है, घूमते फिरते हुए, अपने दोस्तों से मिलते हुए, चीज वीज खाते हुए, ऐसे इस तरीके से जाता है अपने घर से स्कूल। ठीक है, देखो जहां से उसने स्टार्ट करा उसे बोलते हैं इनिशियल पोजीशन। जहां से उसने स्टार्ट करा उसे क्या बोलते हैं? इनिशियल पोजीशन। और जहां खत्म करा उसे बोलते हैं फाइनल पोजीशन। जहां से स्टार्ट करा वो इनिशियल पोजीशन और जहां पर खत्म करा वो फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन का तक का जो एक्चुअल डिस्टेंस, मतलब एक्चुअल पाथ जो होता है उसको डिस्टेंस बोलते हैं। एक्चुअल पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। और इनिशियल से फाइनल के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो दो टर्म है यहाँ पे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ अभी रुक जाओ, ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन। ठीक है, गति के दौरान तय किया गया कुल रास्ता दूरी कहलाता है। द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस समझ में आया? डिस्टेंस का मतलब होता है वो जो एक्चुअल पाथ किसी ऑब्जेक्ट ने चला है मोशन के दौरान, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्टेंस बोलते हैं। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between initial and final
इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का, जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन। गति के दौरान तय की गई कुल दूरी या तय किया गया कुल रास्ता जो होता है वो डिस्टेंस कहलाता है, दूरी कहलाता है। और जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की सबसे छोटी दूरी होती है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, और हिंदी में इसको बोलते हैं विस्थापन। ठीक है, डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल करा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। अब ध्यान से देखना एक चीज को, फिजिक्स में हम लोग जितने भी क्वांटिटी को देखते हैं उनको दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करा गया है। फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटी को देखते हैं उनको दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। पहली है स्केलर और दूसरी है वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? देखो, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मेजरमेंट। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी। मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी, उन्हें बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती तो उन्हें क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। अब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, इसको बोलते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटी। अब देखना ध्यान से, जब हम लोग बात कर रहे थे डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस में कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है क्या? नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। ठीक है, तो यहां से हम लोगों को ये पता चलता है कि डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में मेजरमेंट भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, लेकिन डिस्टेंस में मेजरमेंट चाहिए लेकिन डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आया समझ में? अच्छा, इसी प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर टाइम को। ठीक है, टाइम में कोई डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है क्या? नहीं होती ना। अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड है वेलोसिटी, वेलोसिटी को पढ़ेंगे अभी। ठीक है, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, ये सब कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिसमें मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट भी होती है और डायरेक्शन की भी, मतलब दोनों चीज होती है इसमें, स्पेसिफिक डायरेक्शन में ये काम करते हैं। ठीक है, तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी? फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज की रिक्वायरमेंट होती है उन्हें क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। जिसमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन की और मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? स्केलर क्वांटिटी। फिजिक्स में सारी वैल्यूज को दो कैटेगरी में डिवाइड करा गया है, सारी क्वांटिटीज को दो वैल्यू में डिवाइड करा गया है, एक स्केलर और एक वेक्टर। जो स्केलर होती है उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। जो वेक्टर होता है उसमें दोनों होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। अब मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मेजरमेंट। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। अच्छा देखो, हम बात कर रहे थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से देखने के एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा आपको। ये 90 मीटर लंबा एक रास्ता है। ठीक है, रोहन इधर खड़ा है, रोहन गया यहां से जलेबी लेके आया, अपने घर वापस आ गया। ठीक है, रोहन जलेबी लेने गया, जलेबी लेके अपने घर वापस आ गया। तो रोहन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा? 180 मीटर ट्रेवल करा, क्योंकि जितना जाएगा उतना ही आएगा। ठीक है, रोहन ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करा? रोहन का डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। रोहन का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0।
तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होता है? जब ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होती है। व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेम देन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। लेकिन अगर मोशन हुआ है ऑब्जेक्ट में तो डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। अगर मोशन हुआ है ऑब्जेक्ट में तो डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। ऑब्जेक्ट स्टेशनरी तो क्या डिस्टेंस होगा? समझ में आया? मोशन होने पर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो होगा ही होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होता है? जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन ऑब्जेक्ट की क्या होती है? सेम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि गिव रीजन डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। तो आपको क्या बताना है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो if initial and final position of object is same। जब किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या होती है? सेम होती है, तब ये कहा जाता है कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। इसको एक और तरीके से समझो, जैसे देखो एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, इस सर्कुलर पाथ। अब रवि ने चलना स्टार्ट करा, है ना, और रवि ने इसके दो चक्कर लगाए। सर्कुलर पाथ के रवि ने कितने चक्कर लगाए? दो। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा वो 2 इंटू इसका सरकमफेरेंस। सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई आर। 2 इंटू 2 पाई आर होगा डिस्टेंस। आया? लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा जीरो। अब डिस्प्लेसमेंट जीरो क्यों हुआ? डिस्प्लेसमेंट जीरो इसलिए हुआ क्योंकि जहां से शुरू करा था वहीं पे खत्म करा उसने। जब ऑब्जेक्ट जहां से शुरू करेगा वहीं पे खत्म करेगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। आया समझ में? सबको समझ में आया? सबको आ गया? किसी को भी कुछ पूछना हो तो पूछ लो, किसी को भी। डिस्टेंस एक्चुअल पार्ट ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द मोशन एंड डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की सबसे जो छोटी दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, अगर मोशन हुआ है तो डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। अगर मोशन हुआ है तो डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। अगर मोशन हुआ है तो डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा? जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन ऑब्जेक्ट की सेम होगी। जब ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या होगी? सेम होगी, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। ठीक है, ठीक। देखो नेक्स्ट, जैसे मान लो कि रोहन ए से बी तक गया, ठीक है, और ये जो ए से बी तक का जो रास्ता है वो 100 मीटर का है। ए से बी पॉइंट पे गया और फिर वापस आया 30 मीटर पीछे सी पॉइंट। रोहन ए से बी पॉइंट पे गया और ए से बी पॉइंट का जो बीच का डिस्टेंस है वो कितने मीटर का है? 100 मीटर का है। और वापिस आया 30 मीटर पीछे सी पॉइंट पे। तब यहां से डिस्टेंस बताना है हमको और हमें बताना है डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्टेंस एक्चुअल पार्ट ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट, तो एक्चुअली में कितना चला? 100 और 30, 130। और डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस, तो 100 माइनस 30 दैट इज इक्वल्स टू 70 मीटर। आया समझ में? तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकालना आ गया। देखो नेक्स्ट, जैसे राहुल है, राहुल ने चलना शुरू करा, ठीक है, और ऐसे चल गया वो 5 मीटर, 4 मीटर चला, है ना, ईस्ट की तरफ कितना मीटर चला? 4। फिर वो 3 मीटर चला नॉर्थ की तरफ, 3 मीटर चला नॉर्थ की तरफ। ए से चलना शुरू करा था और सी पे पहुंच गया वो। अब हमें इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है? इसका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यही होगा, यही तो फाइंड करना है। तो क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है?
तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। यहाँ क्या लगेगी? पाइथागोरस थ्योरम। देखो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड इसमें क्या है? AC है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है जी। तो इधर क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का 16 और 3 का 9, 16 और 9 25। तो AC की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी √25, दैट इज इक्वल टू 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 5। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 5। आ गया? पक्का? ठीक है। देखो और कैसे क्वेश्चन आता है डिस्प्लेसमेंट से। एक सर्कुलर पार्क है, इस सर्कुलर पार्क की जो रेडियस है डायमीटर 100 मीटर का है। डायमीटर कितने मीटर का है? 100 मीटर का है। ठीक है। 40 मिनट में एक लड़का, ठीक है, इसका एक चक्कर लगा रहा है। एक लड़का एक कंप्लीट चक्कर कितने मिनट में लगा रहा है? 40 मिनट में। ठीक है जी। तो वो 2 घंटे 20 मिनट में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 2 घंटे 20 मिनट में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और डिस्टेंस क्या होगा? चलो डिस्टेंस बाद में देखेंगे, पहले 2 घंटे 20 मिनट में उसका डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं। ठीक है, निकाले? निकाले। देखो 2 घंटे 20 मिनट का मतलब हो जाएगा 120 प्लस 20 140। 120 प्लस 20 कितना हो गया? 140 हो गया ना? पता चला नहीं 120 कैसे आया? क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो 2 घंटे में कितने मिनट हो जाएंगे? 120 मिनट हो जाएंगे। तो 2 घंटे 20 मिनट का मतलब क्या हो गया? 140 मिनट हो गया। ठीक है, ठीक है। अभी देखो 40 मिनट में एक कंप्लीट कर रहा है, तो 120 मिनट में वो 3 राउंड कंप्लीट कर लेगा। 120 मिनट में कितने राउंड कंप्लीट करेगा? 3 कंप्लीट कर लेगा। और 20 मिनट बचे अभी, तो 20 मिनट में क्या करेगा? हाफ। 20 मिनट में क्या करेगा? हाफ। ठीक है, 20 मिनट में हाफ करेगा का मतलब ये हुआ कि वो यहाँ पर आके रुकेगा 3 राउंड कंप्लीट करके और यहाँ पे आके रुकेगा। ठीक है, यही तो आप हुआ। अब यहाँ से शुरू करा और यहाँ पर आके रुका, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के जो बीच का मिनिमम डिस्टेंस होता है उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या होगा? नहीं आया समझ में? देखो एक लड़का एक सर्कुलर पार्क का एक चक्कर लगाने के लिए 40 मिनट का टाइम ले रहा है। एक लड़का एक सर्कुलर पार्क का चक्कर लगाने के लिए 40 मिनट का टाइम ले रहा है। तो वो 2 घंटे 20 मिनट में मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट बताना है। 2 घंटे 20 मिनट में तक चला इसमें और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ये बताना है। हम 2 घंटे 20 मिनट का मतलब कितना हो गया? 140 मिनट हो गया। 40 मिनट में एक चक्कर लगा रहा है तो 120 मिनट में 3 चक्कर लगाएगा। अभी हमको 140 मिनट चलना है, 120 नहीं चलना। तो बचे कितने मिनट? 20 मिनट। भाई 40 मिनट में एक चक्कर तो 20 मिनट में आधा। 40 मिनट में एक चक्कर तो 20 मिनट में कितना? आधा। अब 20 मिनट में आधा का मतलब क्या हुआ? आधा का मतलब यही तो हुआ। ठीक है, अब ये फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल से फाइनल के बीच का मिनिमम डिस्टेंस। तो इनिशियल से फाइनल के बीच का मिनिमम डिस्टेंस जो है वो कितना होगा? 100 मीटर। आया? आ गया? ठीक है, एक और देखो, हटा दो इसको। ठीक है, देखो एक रेक्टेंगुलर पार्क है, लेंथ 3 मीटर है, ब्रेथ 4 मीटर है। सेम क्वेश्चन है वैसे ही, लेंथ 3 मीटर है और ब्रेथ कितने मीटर है? 4। एक लड़का इसको कंप्लीट राउंड करने के लिए 40 मिनट का टाइम लेता है। एक लड़का इसको कंप्लीट करने के लिए क्या करता है? 40 मिनट का टाइम लेता है। तो फिर से 2 घंटे और 20 मिनट में वो कितना, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ये बताना है। 2 घंटे 20 मिनट के बाद डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 2 घंटे 20 मिनट के बाद डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हम लोगों को ये बताना है। ठीक है, फिर से देखो 2 घंटे 20 मिनट का मतलब कितना होता है? 140 मिनट। 140 मिनट का में क्या होगा? 120 मिनट में वो 3 चक्कर लगाएगा है, और अगले 20 मिनट में वो क्या करेगा? हाफ हाफ चक्कर लगाएगा। हाफ चक्कर लगाएगा मतलब अगर उसने यहां से शुरू करा तो वो यहां पहुंच जाएगा।
ठीक है, यहाँ से शुरू करा तो यहाँ भी तो हाफ हुआ। अब हम लोग को ये डिस्टेंस फाइंड करना है, क्योंकि ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना, और राइट एंगल ट्राइंगल बना तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, अभी निकाला था हम लोगों ने, है ना। तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। AC कितना आ जाएगा, 5। अब समझ में आया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से हम लोग डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए 2 कंडीशन होंगी, ठीक है, आप लोगों के पेपर में 3। एक तो सर्कल वाली इस तरीके से, ठीक है, और एक इस तरीके से लाइन वाली। आ गया वो लाइन वाला, ये रहा लाइन वाला, ठीक है, कि एक स्ट्रेट लाइन में गया और वहां से पीछे वापस आया। और दूसरा क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई देगा, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आएंगे। और एक रेक्टेंगुलर वो वाला पार्क वाला, इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट निकालने के क्वेश्चन आते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट अब इजीली निकाल लोगे, चलो नोट करो।